हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। विज्ञान विषय में आज हम राजन सीरीज को पढ़ेंगे। इस राजन सीरीज में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया है और अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले कि मैंने पार्ट 1 से लेकर 3 तक की सभी क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर विजिट करके वहाँ मैंने अपनी सभी क्लासेस की पीडीएफ बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं सीक्वेंस में। उसमें कंप्लीट सिलेबस कराया है, प्लस प्रैक्टिस भी कराई है। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप हमारी क्लासेस को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस का लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। डेफिनेशन क्या दी है, डेफिनेशन दी है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, यानी कि समय को एक कर दिया जाए। समय को जब एक कर दिया जाए तब इसकी डेफिनेशन होगी कि एकांक समय से चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फसल चक्र या फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी आया और 2018 में भी आया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन क्या होती है। इसका हमने कंप्लीट लेक्चर हमने अपने क्लासेस में कराया है। तो अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसके थ्रू सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आंसर देखते हैं कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की क्या हो, उर्वर शक्ति नष्ट ना हो, फसल चक्रण कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया, एक फसल के बाद दूसरी तुरंत फसल उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग, मान लो ये हमारा निश्चित क्षेत्र है या निश्चित भाग है, जिनमें हमने एक निश्चित समय में फसल को उगाया। ठीक है, फसल को उगा दिया। उगाने के पश्चात इस फसल की कटाई के बाद एक नेक्स्ट फसल, एक अगली फसल को हमने, ठीक है, इस फसल की कटाई के बाद एक अगली फसल को बो दिया। क्या होता है कि एक फसल के पश्चात तुरंत दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। जिससे क्या होता है, उसकी फसल की जो भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों द्वारा इस क्रम में बोया जाना भूमि की उर्वर शक्ति भी कम ना होने पाया जाता है। इससे क्या होता है, उपज जो होती है अच्छी होती है। इससे क्या होता है कि एक निश्चित समय में फसल को बोया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसकी उर्वर शक्ति जो होती है वो नष्ट नहीं होती है। और क्या होता है, और पैदावार जो होती है, पैदावार अच्छी होती है। पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। क्या होता है, उपज भी अच्छी होती है। इस प्रकार
की अदला बदली को, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रकार की अदला बदली को क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण बताइए। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण बताइए। उदाहरण के लिए जैसे चिमटा है, चाकू है, चिमटी है, क्या है? चिमटी है, सरौता है, ये सभी क्या है? ये हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। ठीक है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीटीसी 2016 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के हमारे जो भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिरके का रासायनिक सूत्र बताइए। सिरके का रासायनिक सूत्र बताइए। सिरका क्या है? विनेगर, जिसे क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या है? ये हमारा खाने वाला सिरका है। ठीक है, खाने वाला सिरका है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जिसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मैस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। ये भी देख सकते हैं 2016 में आया है। ठीक है, 2016 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैस्टन का हल का मुख्य कार्य क्या होता है? यह ऊपर की मिट्टी को नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। ये क्या करता है? मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। मैस्टन हल का कार्य जो होता है वो मिट्टी को, मैस्टन हल का क्या कार्य होता है? मैस्टन हल का कार्य होता है कि यह मिट्टी को ऊपर नीचे करने में सहायता करता है। क्या करता है? मिट्टी को ऊपर नीचे करने में सहायता करता है। क्या लिखा है? कि यह मिट्टी की नीचे तथा नीचे की मिट्टी क्या करता है? यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर बताइए। ये भी 2016 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण संपदाएं क्या होती हैं ये हम जान लेते हैं कि नवीनीकरण संपदाएं वो होती हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं होती, जैसे सूर्य है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, पवन ऊर्जा है, ज्वालामुखी है, ये सभी क्या है? ये हमारी नवीनीकरण ऊर्जाएं हैं। जबकि अनवीनीकरण ऊर्जाएं क्या होती हैं? जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमें खुदाई के पश्चात प्राप्त होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि नष्ट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, इनको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते। जबकि सूर्य के प्रकाश का हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर देखते हैं। नवीनीकरण संपदा यह है कि जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होगी। जबकि अनवीनीकरण संपदा वह होती है जो भविष्य में समाप्त हो जाती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी क्या है? जो हमें एक समय पे प्राप्त तो होती हैं लेकिन कुछ समय के बाद इनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़ करने के पश्चात दूसरी बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। बसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बसा में घुलनशील विटामिन क्या है और जल में घुलनशील विटामिन क्या है। बसा में घुलनशील, ठीक है, बसा में घुलनशील होते हैं ADE के। आप इसको याद कर सकते हैं, एडेक। ठीक है, एडेक करके इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से पानी में या जल में घुलनशील विटामिन, इसी प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे B और C। क्या होते हैं? B और C क्या होते हैं? B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि बसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टीकाकरण क्या है? यहाँ हम जानेंगे कि टीकाकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा। आंसर देखते हैं, टीकाकरण की परिभाषा। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से
उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है, विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि उपयुक्त समय में रोगजनक, जो रोग से जनित मतलब कि रोगजनक मतलब रोगों से बचाने वाला, ठीक है, रोगजनक रोगों से बचाने वाला, ठीक है, रोगों से बचाने वाला। तो उपयुक्त समय में रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म के 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष में लगवाया जाता है। ये क्यों लगवाया जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। किस लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिससे जो रोग है वो बच्चे में ना उत्पन्न हो, ठीक है। इसलिए रोगों से बचाव के लिए बच्चों में ये टीका लगवाया जाता है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका ये बच्चों को पहली बार जन्म के 9 माह के अंदर लगवाया जाता है और दूसरी बार 5 वर्ष की उम्र में लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? लिखिए। तो सरल मशीनें हम देख लेते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सरल मशीनें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है झुकातल, चौथा है घिरनी और पांचवा है पहिया व धुरी। क्या है? पहिया और धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। आप देख सकते हैं ये डीएलएड 2017 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध। क्या होता है? मैंने आपको अपने क्लास में बताया है कि ग्रहों का क्रम बताया है कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर आता है, सूर्य के पास कौन से होते हैं, सूर्य के दूर कौन से ग्रह उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या होती है। मानव की हड्डियों में उपस्थित कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी पदार्थ के द्वारा होता है? कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी तंत्र के अंग के द्वारा होता है? तो एल्पीगियम या निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं। कीटों में मेलपीगियन नामक नलिकाएं जो होती हैं वो उत्सर्जन का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी एक अम्ल और क्षार का रासायनिक सूत्र बताइए। किसी एक अम्ल व एक क्षार का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हम आंसर देख लेते हैं। जैसे अम्ल, पहला है अम्ल। अम्ल जैसे HNO3 है, H2SO4 है, HCl है। इनके नाम देख लेते हैं। इनके रासायनिक नाम है HNO3। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा H2SO4। नेक्स्ट है हमारा H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ क्षार देख लेते हैं। जैसे NaOH है, KOH है, NH4OH है और MgOH का होल ट्वाइस है। क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
नेक्स्ट है KOH जिसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा है, इनके रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, ठीक है एग्जामिनर। नेक्स्ट है हमारा NH4OH जिसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला है MgOH का होल ट्वाइस जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो इस लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है, क्योंकि इसमें जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हमने 3 का लिया है। क्या लिया है? 3 ऑक्सीजन का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी संयोजकता जो है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो संवहन विधि के द्वारा ऊर्जा के संचयन में जल गर्म होता है। क्या होता है? जल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ये DLED 2018 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में सभी हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली है गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा जैसे कोई पेंडुलम है, ठीक है, कोई लोलक है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त उपस्थित होते हैं? आवर्त मतलब पीरियड, ठीक है। वर्ग का क्या होता है? वर्ग जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप। इसमें जो पीरियड में ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो लेटे हुए होते हैं वो हमारे आवर्त कहलाते हैं। क्या होते हैं? आवर्त कहलाते हैं। और जो खड़े हुए होते हैं वो हमारे ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रुप, यानी कि वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 जो होते हैं वो आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मेनिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? मेनिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेनिस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और इससे रिकेट्स नामक रोग भी हो जाता है। क्या? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है NaOH, जिसको कहते हैं हिंदी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। इसी प्रकार से खाने सोडे को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DLED 2018 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलाथियान। क्या हो जाएगा? मेलाथियान। अब हम कुछ और कीटनाशक के नाम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि 2 से 4 बताइए, मान लो 4 कीटनाशक के नाम बताइए। कीटनाशकों के नाम है, पहला है मेलाथियान धूल, दूसरा है मेटासिस्टॉक्स, तीसरा है क्लोरोपाइरिडॉक्स।
क्या है? क्लोरोपाइरिफॉस। क्या है? क्लोरोपाइरिडॉक्स। चौथा है इंडोसल्फान। इंडोसल्फान, थायोडॉन, डाइमेक्रॉन, कार्बोरिन, फेनबेलरेट, साइपरमेथ्रिन और इकोलेक्सिक। इको और है इकालॉक्स। इकालॉक्स ये क्या है? ये हमारे कीटनाशकों के नाम हैं, जिसमें से आप मेलाथियान और क्लोरोपाइरिफॉस को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोपाइरिफॉस को याद कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस और मेलिथियान क्या है? और मेलिथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्या होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या होता है? वो होता है हमारा बुध। क्या होता है? क्या होता है? बुध होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की राजन सीरीज। राजन सीरीज में हमने ये पार्ट पार्ट एक से लेकर 4 तक हमने क्या किया? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को किया। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, या फिर बहुत ही डीपली पूछ लिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।